गैर मराठियों को बाहर निकालने और इस्लाम की तरवीज को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजहबी इंतहा पसंदी और नस्ली तासुब का निशान बन गई। शिवसेना की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों की एक तवील फहरिस्त है। सबसे पहले पाकिस्तानी साबिक वजीर खारिजा खुर्शीद कसूरी की किताब रोनुमाई से कबल मेजबान सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंकना, जिसे बाद में शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का नाम दिया। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के दिल्ली और लखनऊ में होने वाले कॉन्सर्ट्स मनसूख कराना, और अब खबर यह कि गुलाम अली ने शिवसेना के रवैये से तंग आकर ताहयात भारत ना जाने का फैसला कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और माहिरा खान के भारत आने पर सख्त नताइज की धमकियां देना, और इसके अलावा 19 अक्टूबर को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के वफ्द की मुंबई आमद पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर हमला शामिल है। भारत में अदम बर्दाश्त और शिद्दत पसंद रवैये पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की एक रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खबरदार किया गया है कि मोदी को अपनी पार्टी के अरकान को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो भारत की मुल्की और बैनुल-अक़वामी साख मुतासर होने का खतरा है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद बढ़ने से हुकूमत को मजीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ सकता है। भारत में इंतहा पसंदी की इस नई लहर से मोदी सरकार की अपनी जनता ही मैदान में आ गई है। भारतीय हुकूमत के शिवसेना के खिलाफ मौसर इक़दाम ना करने पर बतौर एहतजाज 35 नामवर अदीबों और शायरों ने सरकारी अवार्ड्स भी वापस कर दिए हैं। 300 भारतीय आर्टिस्टों ने अवामी बयानात के जरिए हुकूमती खामोशी पर तशवीश का इजहार भी किया है। पाकिस्तानी फनकारों और गुलकारों के साथ होने वाले इंसानियत सोच सलूक के खिलाफ सलमान खान ने शिवसेना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फनकारों को भारत में परफॉर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही नहीं, भारत में अदम बर्दाश्त कल्चर पर तनकीद के बाद शाहरुख खान भी शिवसेना के अताब का शिकार हो गए। अपनी सालगिरह के दिन उन्होंने जो बयान दिया उस पर उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। शिवसेना की रहनुमा साध्वी प्राची ने शाहरुख खान को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया और कहा है कि उनका दिल और उनकी रूह अभी भी पाकिस्तान में है, और इस बुनियाद पर उन पर बगावत का मुकदमा चलाने का भी मुतालबा कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान की जानिब से मजहबी अदम रवादारी के खिलाफ अपना अवार्ड वापस करने को भी गद्दारी करार दे दिया है। बीजेपी के रहनुमा योगी नाथ ने तो किंग खान को टेररिस्ट करार दे दिया है और भारतीयों से इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करने की अपील भी कर दी है। एक तरफ अदम रवादारी और तासुब का ये चेहरा, और दूसरी तरफ भारत का एक और रुख। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नाजरीन कुलकर्णी साहब से, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, और किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि हेड ऑफ द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये भारत के अंदर, और इनकी जो अब पहचान है वो ये बात भी बन चुकी है कि मुंबई में खुर्शीद कसूरी साहब की किताब की तकरीब रोनुमाई के ये ऑर्गेनाइजर हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और ये भी आपको बताते चले कि साबिक भारतीय वजीर आजम वाजपेयी साहब की तकारीर भी यही लिखा करते थे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि भारत के अंदर ये जो तब्दीली वो देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसे वो कैसे देखते हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सुधींद्र कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम हम सब में शिरकत करने के लिए। और नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, सियासी, वालेकुम अस्सलाम, सियासी और दफाई तज्जियाकार हैं। तारिक पीरजादा साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तारिक पीरजादा साहब, भारतीय टीवी चैनल्स पर अगर कोई एनालिस्ट पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा अपीयर होता है तो वो तारिक पीरजादा साहब हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे सुधींद्र कुलकर्णी साहब से। मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी दावत दी गई कुलकर्णी साहब को कि वो आएँ और तकरीब रोनुमाई खुर्शीद कसूरी साहब की जो 2 नवंबर को हुई कराची में, उन्होंने ये फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद दीगर तकारीब से उन्होंने खिताबात भी किए और उन्होंने जो जो बातें की आज उसी पर उनसे मजीद सवालात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं कुलकर्णी साहब, वो जो लम्हा था स्याही जब आपके ऊपर उछाली गई,
तारीख में तो आपका नाम रकम हो गया, लेकिन वो लम्हा आपके लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि मैं आपकी जो बेटी है उसका भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो तो घबरा गई, लेकिन आप बड़े काम थे, आप बड़े कंपोस्ट थे और आपने हंसकर वो सारा मामला टाला। तो इतनी करज उस लम्हे कैसे आई? वो लम्हा अब आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? देखिए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि वो जो करेज मुझ में आई है वो एक उसूल से, एक आइडियल से, एक प्रिंसिपल से आई है। और वो प्रिंसिपल है, वो उसूल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन कायम हो, भाईचारा कायम हो, कोऑपरेशन और अच्छे पड़ोसी के रूप में हम दोनों मुल्क रहें। और इसके लिए जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो दुश्मनी को कायम रखना चाहते हैं, उनके सामने झुकना नहीं, क्योंकि उनके सामने झुकने से उनकी जीत होगी, हमारी हार होगी। इसलिए जब उन्होंने मेरा मुंह काला किया, मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन भारत, महाराष्ट्र और बंबई, यानी बंबई तो ऐसा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ग्लोबल सिटी है, ऐसे एक शहर में कुछ नफरत फैलाने वाले शिवसेना जैसी तंजीम ऐसी हरकतें करते हैं, तो मुझे दुनिया को ये दिखाना चाहिए, दिखाना मेरा मकसद था, जो मैंने किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे भी जब मैं भारत वापस जाऊंगा, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच अमन के लिए एक सोल्जर के रूप में मैं काम करूंगा। और ये जो ताकतें हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ताकतें हैं, ये तंजीम है, ये छोटी तंजीम है। ठीक, भारत के करोड़ों लोग चाहते हैं अमन पाकिस्तान के साथ, और हिंदू और मुसलमानों के बीच भी अमन चाहते हैं। आज जो देश में, हमारे मुल्क में जो एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ है इनटॉलरेंस का, इसके तीन पहलू हैं। एक तो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम और एंटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने की आजादी के खिलाफ एक हमला किया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सड़क पर आएंगे और इन्हें हराएंगे। ठीक है, लेकिन सर अभी जो आपने बात की कि करोड़ों लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं, दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने गुजरात में जो कुछ किया उसके बाद एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्टेट लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। उनके ऊपर बैन भी लगा कि वो अमेरिका तक नहीं जा सकते, लेकिन बहुत भारी मैंडेट से भारत की जनता ने उनको मुंतखब किया। तो इससे अमूमी तौर पर जो एक इंप्रेशन है वो यही क्रिएट होता है कि जो मोदी सरकार की सोच है, दैट इज वेरी मच रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भारत की पूरी अवाम की भी शायद यही सोच है। और अब जो बिहार में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि फिर से मोदी सरकार जो है वो अपर आपके पार्लियामेंट में भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और पॉलिसी मेकिंग उनकी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं आपकी ये बात कैसे सच मान दूं? ने आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब 2014 में हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला, उसके पीछे उन्होंने कोई एंटी मुस्लिम कैंपेन यानी अपने मैनिफेस्टो में या अपने स्पीचेस में एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान नहीं चलाया था। उनका मेन स्लोगन था तरक्की, जो हम हिंदी में कहते हैं विकास। उन्होंने कहा कि हमारा एक गोल होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक। और उन्होंने एक लोगों के सामने तस्वीर दिखाई कि हमने जो गुजरात में डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया है, इस डेवलपमेंट मॉडल को हम पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे और तेज रफ्तार से हिंदुस्तान की तरक्की करेंगे। इस भरोसे के साथ लोगों ने वोट दिया है, ना कि उनके जो कम्युनल पॉलिटिक्स है या एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, इसके लिए नहीं दिया गया है। और आज
यदि सरकार अपने स्लोगन से, अपने मैनिफेस्टो से, अपने वायदे से हटकर ऐसे जो पाकिस्तान विरोधी, मुस्लिम विरोधी ताकतों को वो यदि बढ़ावा देंगे, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारत की जनता, भारत की अवाम ये पसंद नहीं करेंगी, और ऐसे ही चला तो अगले चुनाव में तो बिल्कुल हारेंगे। ठीक है कुलकर्णी साहब। तारिक पीरजादा साहब, जो आर्ग्यूमेंट कुलकर्णी साहब ने दिया है मेरे सवाल के जवाब में, आप डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट? देखिए, कुलकर्णी साहब एक आज़ाद ख्याल और जमहूरियत पसंद शख्सियत हैं, और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ शिवसेना का मुकाबला किया। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त हकाइक क्या हैं ज़मीन पर। ज़मीनी हकाइक ये हैं कि तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां, बल्कि बेशुमार कोalition जो उनके मोदी साहब की कोalition है, उसमें लोग शामिल हैं। इसमें शिवसेना, राष्ट्रीय सेवक संघ, खुद उनकी बीजेपी, ये लोग जो कि खुद उनकी इतनी बड़ी अक्सरियत थी, उसके साथ ये उनसे भी ज्यादा इंतहा पसंद, उनसे भी ज्यादा तशद्दुद पसंद, उनसे भी ज्यादा मुस्लिम दुश्मन, उनसे भी ज्यादा ईसाई दुश्मन, उनसे भी ज्यादा और अक़लियतों की मुखालिफ जो जमातें हैं, उनका इकट्ठ हो गया है। अब चूंकि मुसलमान सबसे बड़ी दूसरी कौम है हिंदुस्तान में, तो सबसे बड़ा निशाना भी उन्हीं को बनना है। तो मैं ये कहता हूं कि जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर यकीनन वो मोदी साहब, कुलकर्णी साहब ने तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं कह देता हूं, मोदी साहब बड़े आराम से हिंदुस्तान के 1.3 अरब लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गए कि उनका चेहरा तो तरक्की का चेहरा है, जबकि वक्त ने यह साबित किया है कि मोदी साहब का चेहरा तासुब का, इंतहा पसंदी का, नफरत का, मुस्लिम दुश्मनी का और पाकिस्तान दुश्मनी का चेहरा है। तो ये चीजें जब हम सामने देखते हैं, और पिछले एक साल से ज्यादा, जब तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है मोदी साहब को, और सरहदों पर गोलाबारी कर रहे हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो उस पर इस कदर वो नफरत का इजहार करते हैं। मैं जब इंडियन टेलीविजन पे जाता हूं तो टाइम्स नाउ से लेकर एबीपी तक और नीचे जितने टेलीविजन स्टेशंस हैं, वहां तो एक जहर भरा हुआ है सारे मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। जहर है उनका, उधर के लोगों का नाम नहीं लेंगे। और फिर जो भी मोदी के इकदामात हैं, उनको इस वक्त वो एक बड़े पैगंबर का दर्जा तकरीबन देने के बराबर उन्होंने बात की हुई है, और कोई शख्स ये कहने के लिए तैयार नहीं है इंडिया के मीडिया पर जो इस वक्त बिल्कुल मोदी के साथ चल रहा है। ये याद रखने की बात है। तो मैं इस कहता हूं कि जो कुलकर्णी साहब है वो तो, और उस तरह के चंद एक लोग तो बहुत बड़ी एक अक़लियत में है। असमें जो हिंदुस्तान का दानिश्वर तबका है, जो हुकूमत है, जो सियासी पार्टियां हैं, वो तो इंतहा पसंदी और तशद्दुद के रास्ते पर चल निकली हैं। और ये पहली बार नहीं है। याद है आपको जब राजीव का कत्ल हुआ था, जब इंदिरा गांधी का हुआ, तो उसके बाद जनाब मुख्तलिफ अक़लियतों के साथ क्या हुआ था। यानी आपको ये लग रहा है कि ये चंद एक लोग बहुत मुश्किल है इनके लिए। और मैं इस सवाल को मैं यहाँ पर ऐसे भी आपके सामने दोहराना चाहूंगी कुलकर्णी साहब के, खुद जो अमानी शंकर अय्यर साहब हैं, जो आपके साथ आए भी हुए हैं, कांग्रेस के रहनुमा भी हैं और फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं भारत के, जब तकरीब रोनुमाई हुई किताब की पाकिस्तान में, उन्होंने भी ये कहा कि मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ अबाउट द एंटायर सिचुएशन, कि ये इसमें कोई सुधार जो है वो पैदा होगा। तो आप तो शायद बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं, लेकिन दीगर लोगों को यही लग रहा है कि मोदी सरकार के होते हुए हालात नहीं संभलेंगे।